तो देखिए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने मैरिस्मेटिक टिश्यू पढ़ा, मैरिस्मेटिक टिश्यू का तीनों पार्ट पढ़ा, ठीक है, सभी को समझ में आ गया ना? आज के क्लास में हम लोग जो सेकंड पार्ट है, ठीक है, जो कि हमारा क्या है, परमानेंट टिश्यू, ठीक है, परमानेंट टिश्यू का जो दो पार्ट है उसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं परमानेंट टिश्यू के। तो परमानेंट टिश्यू का ना इंट्रोडक्शन देख लिए थे। परमानेंट टिश्यू होते क्या हैं? सिंपल सी बात है, जो मैरिस्मेटिक टिश्यू हैं अगर ये ओल्डर हो जाएं, इनके पास कैपेबिलिटी क्या चीज की, डिवीजन की कैपेबिलिटी एक खो दें, अगर अपने आप को मल्टीप्लाई करना खो दें, तो ऑब्वियस सी बात है ये क्या चीज किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, परमानेंट में हो जाएंगे। परमानेंट मतलब क्या, स्थायी, है ना? हाँ, और मैरिस्मेटिक का मतलब क्या होता है, हमेशा चेंज होते रहना, है ना? जैसे आप एसएसटी पढ़े होगे तो नोमैडिक्स हर्डल्स पढ़े होगे। नोमैडिक्स क्या होते हैं? ऐसे आदिवासी जो एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं, है ना? और स्थायी लोग कौन होते हैं? परमानेंट, जो एक जगह बस गए। बात समझ में आ गया? ठीक है। तो देखिए, अब जो परमानेंट टिश्यू है इसको हम लोग बेसिकली दो फेज में या दो कैटेगरी में बांटते हैं। एक होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू और एक होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। देखो नाम से समझो, सिंपल का मतलब इसके जो अंदर सेल पाए जाते हैं वो सिंपल होते हैं, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होते। अच्छा, कॉम्प्लेक्स और सिंपल में अंतर क्या है? सिंपल और कॉम्प्लेक्स में अंतर ये है, देखो अगर कॉम्प्लेक्स बोल रहे हैं तो इसका मतलब जटिल, जैसे हमारा ब्रेन के अंदर जो सेल हमारा पाया जा रहा है ना वो एकदम जटिल है, कॉम्प्लेक्स है। इसलिए आज तक हम लोग ब्रेन के बारे में ठीक से पढ़ नहीं पाए, पूरा डीप नहीं पढ़ पाए। बात अलग है कि ऊपर ऊपर चीज हम लोग पढ़ चुके हैं अभी भी, है ना, लेकिन पूरा डीप नहीं पढ़े, क्योंकि साइंटिस्ट लोग लगे पड़े हैं ब्रेन के बारे में पढ़ने पे। अगर ब्रेन को हम लोग खुद से बनाना सीख गए ना तो हम लोग एक नया आर्टिफिशियल ह्यूमन को क्रिएट कर देंगे। लेकिन अभी तक ब्रेन के बारे में सब कुछ हम लोग को पता नहीं चला। क्यों? क्योंकि हमारा ब्रेन क्या है, कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है, वो सेल, जितने भी सेल्स हैं उसमें बहुत अलग अलग तरह की प्रक्रिया होती है जो कि पता लगाना थोड़ा मुश्किल है। सिंपल का मतलब नाम से ही समझो, सिंपल है, साधारण है ना? तो जो परमानेंट टिश्यू होता है ना उसमें भी दो तरह के सेल पाए जाते हैं, तभी तो वो लोग मिलकर टिश्यू बनाएंगे। तो एक होगा सिंपल, मतलब उसके सेल ना बहुत ही इजीली अरेंज होंगे, सिंपली अरेंज्ड होते हैं, इसलिए उसको सिंपल परमानेंट टिश्यू कहते हैं। अच्छा, कुछ सेल क्या होते हैं, बहुत ही जटिल तरीके से, कॉम्प्लेक्स तरीके से अरेंज होते हैं। बात समझ में? इसलिए उसको कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू कहते हैं। बात समझ में आ रहा है? तो पहले हम लोग सिंपल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? तो देखिए, अच्छा सिंपल से पहले ना प्रोटेक्टिव सेल के बारे, टिश्यू के बारे में बताया गया है। चलो पहले प्रोटेक्टिव के बारे में पढ़ लेते हैं। चलो, सिंपल परमानेंट के अंदर प्रोटेक्टिव आएगा, ठीक है? देखो क्या लिखा हुआ है, these are made up of some kind of cell which are similar structurally and functionally। मतलब कि जो सिंपल परमानेंट टिश्यू होते हैं उनका काम क्या होता है प्लांट में? उनका काम होता है प्लांट में कि वो प्लांट को स्ट्रक्चर दें और उनका कोई फंक्शन हो, ठीक है? हर को स्ट्रक्चर दें। पहले प्लांट का स्ट्रक्चर कैसा होगा, ढांचा कैसा होगा, मोटा होगा, पतला होगा, लंबा होगा, नाटा होगा, कैसा होगा, ये उसका स्ट्रक्चर होगा, ठीक है? और उसके बाद फंक्शनैलिटी, इसका मतलब उसका फंक्शन कैसा होगा, कौन कौन सी क्रियाएं करेंगे, है ना? वो प्लांट का हर एक पार्ट जो है वो कौन कौन सा काम करेगा। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू जो होता है, सिंपल परमानेंट टिश्यू, वो ये डिसाइड करता है कि प्लांट का स्ट्रक्चर कैसा होगा, स्ट्रक्चर, ठीक है, उसका ढांचा कैसा होगा, और दूसरा फंक्शन क्या होगा, ये कौन डिसाइड करता है? सिंपल परमानेंट टिश्यू। जो प्लांट में सिंपल परमानेंट टिश्यू होता है वो देखते हैं, ठीक है? अब देखिए क्या लिखा हुआ है। अब इसके अंदर भी दो पार्ट आते हैं, प्रोटेक्टिव टिश्यू और सपोर्टिव टिश्यू। नाम से समझो, प्रोटेक्टिव टिश्यू का मतलब क्या हुआ? प्रोटेक्टिव टिश्यू का मतलब जो प्रोटेक्ट कर रहा हो। प्लांट में कोई ना कोई ऐसा पार्ट होना चाहिए ना जो कि बाहर की गर्मी, बाहर का हवा, बाहर का पानी, बाहर का वेक्टर, इंसान, जानवर, उससे उस पेड़ को बचाए। बात समझ में आ रहा है? उससे उसको बचाए। जैसे हमारे पास क्या है, कपड़ा है ना? तो ये कपड़ा क्या कर रहा है? कपड़ा हम लोगों को बाहर के ठंडा से बचा रहा है ना? छोटे मोटे कीड़ों से बचा रहा है। तो ये प्रोटेक्टिव लेयर है ना? स्किन भी हमारा प्रोटेक्टिव लेयर है, जो कि हमारे को बाहर की गर्मी, बाहर का ठंडा, या बाहर के जानवर या छोटे मोटे कीड़े मकोड़े जो हमारे बॉडी के अंदर ना चला जाए, उनसे हम लोग को बचा रहा है। तो प्रोटेक्टिव का मतलब क्या है? जो हम लोग को बचाएगा। बात समझ में आ रहा है? ठीक है। उसके बाद है सपोर्टिव। सपोर्टिव भी देखो, प्रोटेक्टिव और सपोर्टिव दो अलग चीज है। प्रोटेक्टिव का मतलब जो हम लोग को बचा रहा है, सपोर्टिव मतलब जो हम लोग को सपोर्ट कर रहा है आगे बढ़ने में या ग्रोथ करने में।
बात समझ में आया? समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर ये कपड़े की बात करें तो कपड़ा हमारे लिए क्या प्रोटेक्टिव है ना, सपोर्टिव नहीं बोल सकते। ठीक है, ये प्रोटेक्ट कर रहा है हम लोगों को इन्वायरमेंट से। सपोर्टिव क्या हो सकता है? सपोर्टिव जैसे मान लो कि जो हम लोग को अलग अलग मटेरियल से सपोर्ट किया जा रहा है ना, जैसे बोल सकते हैं पानी, खाना, ये हमारे जीवन को बचाने के लिए सपोर्ट कर रहा है, उसको सपोर्टिव बोलेंगे। बात समझ में आ रहा है? खाना पानी ये हम लोग को क्या कर रहा है? सपोर्ट कर रहा है। और ये कपड़ा हम लोग को क्या कर रहा है? प्रोटेक्ट कर रहा है। ये स्किन हमारे को क्या कर रहा है? प्रोटेक्ट कर रहा है। तो प्रोटेक्टिव और सपोर्टिव में अंतर पता चला? ठीक है। जुबैरिया, मेरी आवाज आ रही है तुम्हें? मुझको तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है। चलिए, तो देखिए प्रोटेक्टिव टिश्यू प्लांट में कौन से होते हैं? तो प्रोटेक्टिव टिश्यू प्लांट में एक होता है एपिडर्मिस और एक होता है कॉर्क। दो चीज होते हैं प्रोटेक्टिव टिश्यू। अगर कोई पूछे कि प्लांट में प्रोटेक्टिव टिश्यू कहाँ होते हैं या कौन होते हैं, तो आंसर क्या होगा इसका? कॉर्क और एपिडर्मिस। ठीक है, ये दोनों जो पार्ट हैं ये प्लांट में पाए जाते हैं, और सब प्लांट के जो सबसे बाहरी पार्ट होता है ना, वहां पर ये पाए जाते हैं। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, अब इसको फिगर में देखोगे तो अच्छे से समझ में आएगा। पहले फिगर देख लो, पहले फिगर देख लो, बुक में भी दिया होगा, है ना? कॉर्क और एपिडर्मिस। अच्छा, कॉर्क को फैलम भी बोलते हैं। ठीक है, हाँ, ये दोनों के दोनों क्या है? प्रोटेक्टिव टिश्यू है, प्लांट को प्रोटेक्ट करते हैं। यानी हम लोग कपड़े के बारे में पढ़ रहे हैं, नॉर्मल भाषा में बताऊं तो। ठीक है, कपड़ा क्या कर रहा है? स्किन क्या कर रहा है? हम लोग को बचा रहा है। हाँ, इसके दो टाइप हैं जो कि प्लांट में ही पाए जाते हैं, एक है एपिडर्मिस और एक है कॉर्क। ठीक है, दोनों में क्या अंतर है अभी मैं बताऊंगा। चलिए, तो समझ में सर आया? एपिडर्मिस सिंगल लेयर का होता है। सर एपिडर्मिस सिंगल लेयर का होता है। जुबैरिया, अब आवाज आ रहा है? यस सर। यस ठीक है। सर। सर एपिडर्मिस सिंगल लेयर का होता है। हाँ, अभी हम सबके बारे में पढ़ाएंगे। अभी एपिडर्मिस के बारे में पढ़ाएंगे और उसके बाद कॉर्क के बारे में पढ़ाएंगे। ठीक है, ओके सर। चलिए चलिए, तो प्रोटेक्टिव टिश्यू दो तरह के हैं, एपिडर्मिस और कॉर्क। इन दोनों को देखते हैं कि ये दोनों होते कैसे हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात देखो, एपिडर्मिस का लिखा हुआ है, एपिडर्मिस फॉर्म वन सेल थिक आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द वेरियस बॉडी ऑर्गन ऑफ द प्लांट। सिंपल सी बात, एक सेल के बने होते हैं, यानी ये होते तो एक लेयर के हैं, होते एक लेयर है लेकिन होते मोटे हैं। ठीक, ध्यान देना, लेयर एक रहता है, ठीक है, लेकिन होता है मोटा। एग्जाम्पल के तौर पर ठंडा का समय चल रहा है, ठीक है, आपके पास दो ऑप्शन है ठंडा से बचने का, या तो पतला पतला चादर 5 ओढ़ लो, या तो एक ही ओढ़ लो, यानी मोटा ओढ़ लो। हो सकता है कि नहीं? तो ये जो एपिडर्मिस है वो यही है, एक ही ओढ़ता है और मोटा ओढ़ता है। बात समझ में? इसका मतलब सेल का जो लेयर होता है वो एक होता है ना, लेकिन क्या होते हैं? थिक होते हैं। बात समझ में आया? तो अगर कोई पूछे कि एपिडर्मिस क्या है, तो एपिडर्मिस प्रोटेक्टिव टिश्यू है प्लांट का। ये पूरे थ्रू आउट बॉडी में गिरा हुआ है, जैसे हमारे में पूरे बॉडी में स्किन है, पूरे बॉडी में स्किन है, हर जगह प्रोटेक्ट कर रहा है। उसी तरह प्लांट में पूरे बॉडी के आउटर मोस्ट में, आउटर मोस्ट सबसे बाहर वाला पार्ट में जो है वो एपिडर्मिस है ना, मोटा होता है और सेल का एक लेयर है उसका। बोलो समझ में आ रहा है कि? बात समझ में आ रहा है? ठीक है। अच्छा, ये किसको किसको कवर करता है? लीफ को, फ्लावर को, स्टेम को, रूट्स को, तो सब चीज तो हो ही गया, बचा क्या फिर? बात समझ आया? जैसे हमारा स्किन पैर से लेकर सर सबको घेर करके रखा है,
ये मत सोचो कि सर में बाल है तो वहां पर स्किन नहीं है, उसको बाल को हटा दोगे तो पता चलेगा कि वो हमारा क्या है, स्किन ही है। नाखून वो तो डेड सेल है बाबू। चलिए आगे बढ़ते हैं। एपिडर्मिस इज कवर्ड विद द आउटसाइड बाय क्यूटिकल। अब देखो क्यूटिकल क्या होता है, ध्यान देना। क्यूटिकल एक वैक्सी लेयर जैसा होता है, ठीक है, जिसमें क्यूटीन होता है। अब ये क्यूटीन क्या करता है, क्यूटीन प्लांट का बाहर का पार्ट होता है जहां पर एपिडर्मिस अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए क्यूटीन रिलीज करता है। क्यूटीन एक मटेरियल होता है, बात समझ में आ रहा है। क्यूटीन एक मटेरियल होता है जो कि हार्श कंडीशन को बचाने के लिए यूज किया जाता है। जैसे मान लो कि कोई मान लो बहुत गर्म इलाका है, ठीक है, बहुत गर्म इलाका है, तो गर्म इलाका है तो ऑब्वियस सी बात है वहां पानी कम मिलेगा। पानी कम मिलेगा यानी अगर मैं बात करता हूं नॉर्मली कैक्टस का बात करता हूं, ठीक है, जो कैक्टस प्लांट होते हैं उसकी बात करता हूं, तो वो क्या करते हैं, वो तो ज्यादातर रेगिस्तान में डेजर्ट एरिया में होते हैं। तो क्या होता है कि उनको पानी तो एक तो कम मिला, ऊपर से अगर वो पानी ले भी लिए तो उनका जो पत्ता है वहां से तुरंत ट्रांसपिरेशन ना हो जाए। अब मुद्दा ये उठता है कि सर ये ट्रांसपिरेशन का मतलब क्या होता है। तो ट्रांसपिरेशन का मतलब ये होता है कि जब पत्ते पे पानी आ जाता है पत्ते के पास, तो पत्ते के पास पानी कहां से आता है, नीचे से, रूट से। और लाता कौन है, उसका नाम है जाइलम। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। जाइलम एक कंडक्टिंग टिश्यू होता है जो रूट से शूट तक पानी पहुंचाता है, मतलब पत्ते तक पानी पहुंचा देता है, ठीक है। तो एक तो उसको बहुत मेहनत लगा क्योंकि रेगिस्तान में पानी की कमी है, ये बहुत मेहनत करके क्या किया, जमीन से पानी निकाला और अपने पत्ते तक पहुंचाया कि ले बाबू तू क्या करना, फोटोसिंथेसिस, ठीक है, फोटोसिंथेसिस निकल क्या। लेकिन यहां पर एक तरह से बोल सकते हैं छोटे मोटे गुंडे आ गए। क्या गुंडे हैं, सूरज। सूरज क्या किया, अपनी इतनी हार्श गर्मी, हीट दिया, सनरेज दिया कि तुरंत पत्ते के अंदर जो पानी था वो क्या हो गया, इवापोरेट हो गया। इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ट्रांसपीरेशन। इससे बचने के लिए, इसी से बचने के लिए प्लांट क्या करते हैं, अपने उस पार्ट पर ना क्यूटीन निकाल देते हैं, है ना, क्यूटिकल पार्ट बना लेते हैं, क्यूटिकल, ठीक है, ऊपर वाला एक वैक्सी लेयर बनाते हैं जिसके कारण वो ठीक हो जाता है। ठीक होने के कारण क्या होता है कि सूरज की रोशनी जब उस पर पड़ती है तो पानी को छू नहीं पाता। कहने का मतलब ध्यान देना, होता यह है कि जैसे मान लो कि ये प्लांट है, ठीक है, और ये मान लो कि उसका ब्रांचेस है, थोड़ा ज्यादा दूर निकाल दिए तुम लोग को समझने के लिए, ठीक है, और उसी पे हम लोग क्या कर दिए कि मान लो कि एक पत्ता निकाल दिए, ठीक है, ये पत्ता है। तो क्या हो रहा है कि रूट से क्या हुआ कि पानी आया इसके पास, यहां तक पानी आ गया, है ना। सूरज यहां पर है तो सूरज क्या किया, जैसे ही सूरज की गर्मी यहां पर पड़ी तो इसके अंदर जो पानी था वो क्या होने लगा, वो इवापोरेट होने लगा। इस प्रोसेस को ट्रांसपिरेशन कह देते हैं। अब इससे बचने के लिए क्या करता है प्लांट, इससे बचने के लिए अपने पार्ट पे ना एक वैक्सी लेयर, मतलब मोटा सा थिक लेयर वैक्सी, ठीक है, जिसको बोलते हैं क्यूटीन, है ना, क्यूटीन रिलीज कर लेता है अपने बॉडी पार्ट पर, है ना, जिसको क्यूटिकल भी बोलते हैं, ठीक है, उसका ऊपर वाला पार्ट होता है, ये एकदम ठीक कर लेता है, ये एकदम ठीक कर लेता है। अब मैंने इसको क्रॉस सेक्शन एरिया दिखाता हूं, तो अगर किनारे से देखेंगे तो ये इतना मोटा हो गया, है ना। अब क्या किया, पहले ये इतना था, पहले इतना था सपोज दैट, ठीक है, उसके ऊपर क्यूटिकल के पार्ट आ गए, है ना, उसके ऊपर क्या हो गए, क्यूटिकल के पार्ट आ गए। तो अब सूरज की रोशनी आई, यहां पर पानी है, तो सूरज की रोशनी आई तो किस पर पड़ी, क्यूटिकल पर, और क्यूटिकल का इतना पार्ट है, इसलिए वो सूरज ना अपनी गर्मी से यहां इस पार्ट को सुखा नहीं पाया। जब सुखा नहीं पाया तो पानी को नहीं सुखा पाया, और पानी को नहीं सुखा पाया तो वो प्लांट क्या करेगा, मजे से अपना खाना बनाएगा, फोटोसिंथेसिस करेगा। हर जगह होता है, लेकिन तू देखना ज्यादातर पत्ता को देखना, ऊपर वाला पार्ट जो होता है ना थोड़ा सा ना वैक्सी होता है, चमकने वाला, वैसलीन जैसा। वैसलीन देखो, अगर तुम अपने शरीर में वैसलीन लगाओगे तो हाथ थोड़ा सा स्लिपरी हो जाता है, थोड़ा चमक आ जाता है। वैसे ही हर पत्ते पे देखना ऊपर में ना थोड़ा सा ना चमक नहीं बोल सकते, एक ना कौन सा सरफेस बोलूं, पॉलिश सरफेस जैसा दिखता है, रूखा रूखा वो नहीं दिखाई देगा, थोड़ा सा ना स्लिपरी सरफेस दिखाई देता है उसका। तो वो स्लिपरी सरफेस होता है वो क्यूटीन और क्यूटिकल के कारण होता है,
बोलो समझ में आया? बात समझ में आया? नहीं? यस सर। आ गया? आया? आया तुम लोगों को? आ गया समझ में? पीछे मतलब मेनली जो जहां पर पानी की कमी है, अब तुम ये बताओ, जहां पर पानी का भरपूर मात्रा होता है, हम लोग के घर मान लो कि आसपास में पानी का मात्रा बहुत, चार्ज का तो बात नहीं बोल सकते, मान लो सेक्टर में पानी की मात्रा भरपूर है, तो वो लोग क्या करते हैं वहां के लोग, अगर ब्रश भी कर रहे हैं तो नल खोल के रख दिए, अब ब्रश कर रहे हैं। लेकिन जहां पर पानी की कमी होती है उनको एकदम एग्जैक्ट पता चल जाता है कि भाई पानी को कैसे बचाना है, पानी भर देते हैं, तुरंत उसको बगा कर रख देते हैं, जमा करके रखते हैं, वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं, है ना, एक तरह से जो रेन वाटर होता है उसको हार्वेस्ट करते हैं। क्यों? जहां पर पानी की कमी है। तो जहां पर पत्ते को पानी आराम से मिल रहा है और ट्रांसपिरेशन वगैरह उसको कोई दिक्कत नहीं है, तो उसको क्या टेंशन। लेकिन जहां पर पानी ही मिलना मुश्किल है तो पानी तो बर्बाद नहीं ना होने देगा। तो डेजर्ट एरिया में जो हार्श एरिया होता है, हॉट एरिया होता है, वहां पर पत्ते यानी पेड़ को पता है कि ये पानी लाने में मेरे को कितना दूरी तक जाना पड़ा, मेरे रूट को कितने दूरी तक जाना पड़ा, इसलिए वो पत्ता को बोल देता है कि बहुत दूर से पानी लेकर आए हैं, तुम बर्बाद मत होने देना, सूरज से उसको बर्बाद होने मत देना, खाना बनाने के लिए लेकर आया है, इसलिए वो एक लेयर अपने ऊपर चढ़ा लेता है, इसलिए ध्यान देना। इसलिए जितने भी हॉट एरिया वाले जो प्लांट होते हैं उनका जो पत्ता होता है ना वो थोड़ा मोटा होता है, सिर्फ क्यों? क्योंकि उसके पास वैक्सी लेयर है क्यूटीन का। और क्यों है? कि ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस ना हो पाए। ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस का मतलब क्या है? सिंपल सी बात है, अगर सूरज उस पत्ते के अंदर का पानी को वेपराइज कर दे रहा है तो समझ लो कि ट्रांसपिरेशन हो रहा है। और ये जो वेपराइज हो रहा है इससे सिर्फ बादल को फायदा हो रहा है, और किसी को फायदा हो रहा है? और किसी को फायदा नहीं हो रहा, भले उसका नुकसान हो रहा है। एक तो बहुत मेहनत से पानी लेकर आया और वो सारा का सारा पानी आराम से उड़ गया। पानी तो पानी पड़ता है तो फायदा होता है, लेकिन जहां पर बादल बनता है वहीं पर बारिश नहीं ना होता है बाबू। यहां पर बादल बना और बादल मूव कर गया और यहां बारिश हो गई, तो क्या फायदा हुआ? बादल बना डेजर्ट एरिया में, बारिश हो गया कहां पर? रेनी एरिया में, आसाम के तरफ, तो क्या फायदा हुआ? हाँ, जितने भी ये डेजर्ट प्लांट होते हैं उनके रूट थोड़े लंबे होते हैं, डीप होते हैं। समझ में आ रहा है ना? तो क्यूटीन क्या है? क्यूटीन एक प्रोटेक्टिव लेयर है, वैक्सी लेयर है। अच्छा, वैक्सी लेयर क्यों बोल रहे हैं? वैक्सी का मतलब होता है ना थोड़ा स्लिपरी, वैक्सी का मतलब होता है स्लिपरी। वैसलीन देखिए ना, वैसलीन अगर लगाए होगे तुम अपने शरीर पर तो वो एक स्लिपरी लेयर होता है। ऑयल टाइप का है। हाँ, ऑयल टाइप का, पूरा ऑयल नहीं बोल सकते हो, ठीक है ना? चलिए देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, एपिडर्मिस इज कवर्ड विथ आउटसाइड बाय क्यूटिकल, क्यूटिकल इज वाटर प्रूफ लेयर। क्या है? वाटर प्रूफ। इसका मतलब क्या है कि इसमें से वाटर बाहर नहीं निकल सकता, वाटर प्रूफ का मतलब यही हुआ। बात समझ में आया? हाँ। फिर क्या लिखा हुआ है, वैक्सी सब्सटेंस कॉल्ड क्यूटीन, ठीक है, ये कहां से निकलता है? ये एपिडर्मिस सेल से निकलता है। एपिडर्मिस कहां पाया जाता है? प्लांट के सबसे बाहरी पार्ट पर। बात समझ है? क्योंकि प्रोटेक्टिव है। और सही में देखो, हम लोग एपिडर्मिस को प्रोटेक्टिव क्यों बोल रहे हैं? क्या प्रोटेक्टिव तो किया, प्रोटेक्ट किया ना उसके पानी को लूज होने से। तुमको समझ में आ रहा है? पक्का तुम्हें जी? हाँ, तो समझ में आ रहा है ना? तो ये प्रोटीन जो लेयर है वो उस प्लांट में जो ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस इजिली ना हो, है ना, उससे बचाता है। क्योंकि ट्रांसपिरेशन से पानी निकल जाएगा, जबकि इसको पानी चाहिए फोटोसिंथेसिस की। ठीक है, एक बार बता देता हूं कि फोटोसिंथेसिस होता कैसे है। अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड वाटर को ले लें और इसको जब हम लोग हीट करें, ठीक है, हीट करें, हीट का मतलब क्या हो जाए? सनलाइट। हीट का मतलब क्या हो गया? सनलाइट। तब प्लांट क्या बनाता है? तब प्लांट बनाता है ग्लूकोज, ठीक है, तब बनाता है ग्लूकोज। और साथ ही साथ इसका एक वेस्ट मटेरियल निकलता है जिसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीजन। प्लांट का वेस्ट मटेरियल ऑक्सीजन है ना, तो वो क्या करता है? अपने लीफ से निकाल देता है। बात समझ आए? और हम लोग फटाफट लेने लगते हैं। और हम लोग के बॉडी से जो निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड, वो उसके लिए क्या है? यूजफुल। देखो असलियत में उससे जो बनता जो चीज है ना, ये पहले तो वो अपने पास खुद रख लेता है, यही ग्लूकोज को वो किसमें कन्वर्ट कर देता है? स्टार्च में। स्टार्च में, स्टार्च भी एक तरह का फॉर्म ऑफ फूड है।
बात समझिए, स्टार्च यानी कि खाना, ग्लूकोज तो बन गया, हर ग्लूकोज को प्लांट क्या करता है, स्टार्च में कन्वर्ट करके स्टोर करके रखता है। अब बोलेगा सर कहां स्टोर करके रखता है? अपने लीफ में, अपने ब्रांचेस में, अपने ट्रंक में, हर जगह रख देगा। लास्ट में रखता है अपने फ्रूट में, क्योंकि वो जानता है एकदम एक्स्ट्रा हो जाता है ना, तब जाकर वो फ्रूट में रखता है, क्योंकि वो जानता है कि ये जो फ्रूट है ना, बड़का जानवर इसको तोड़ के खा लेगा। बात समझ में आया? इसलिए वो अपना जितना भी खाना बना होता है, पहले वो लीफ, ब्रांचेस, ट्रंक्स ये सब में रख देता है। लास्ट में जो एक्स्ट्रा हो गया, एक्स्ट्रा हो गया, तब वो जाकर किसमें रख देता है, फ्रूट में, है ना। ये बात वो क्यों रखा, क्यों स्टोर क्यों किया? क्योंकि मैं बना लिया, सूरज भी आ चुका है, कार्बन डाइऑक्साइड भी एटमॉस्फेयर से मिल गया है, और वाटर जो है हम लोगों को जाइलम से मिल चुका है, तो हम बना लिए खाना। क्यों बना लिए? क्या पता कल सूरज ना निकले तो फिर खाना कहां से आएगा? इसलिए प्लांट पहले ही खाना बना के रख लेता है, क्योंकि फ्यूचर में उसको काम आए, है ना। लेकिन अगर आज खाना बना के रख लिया और फिर कल फिर बना रहा है, तो वो क्या करता है, जितना यूटिलाइज हो गया पहले यूटिलाइज कर लेता है, उसके बाद वो एक्स्ट्रा खाना बनाता है। बात समझ में आया? और वो स्टोर करके रखता जाता है, रखता जाता है, रखता जाता है। लास्ट में कहां रखता है? लास्ट में रखता है फ्रूट में, क्योंकि फ्रूट से निकालना उसको थोड़ा मुसीबत होता है। बाकी उसको और उसके पार्ट जो है, प्लांट पार्ट, उससे वो फूड जो ग्लूकोज है किसके फॉर्म में, स्टार्च के फॉर्म में, है ना, वहां से निकालना उसके लिए इजी है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है। कितनी बार बताया हूं, भूल गए। C6H12O6। क्या बोल रहे हो? फुल बहुत हो गया, तो क्या हो गया इसमें? अब बहुत फुल हो गया, इसका मतलब फ्रूट में कन्वर्ट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट। फूल से ही फ्रूट बनता है, समझ में आया? वो जो फूल होते हैं ना, वही आगे जाकर फ्रूट बनते हैं। ठीक है, ये तुम पढ़ोगी रिप्रोडक्शन चैप्टर में, अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है। क्यूटिकल इज वेरी थिक इन जायरोफाइट। अब ये जायरोफाइट क्या होते हैं? जायरोफाइट मतलब एक ऐसे प्लांट जो कि डेजर्ट एरिया में पाए जाते हैं, हार्श एरिया में पाए जाते हैं, है ना, उसको हम लोग बोलते हैं जायरोफाइट। हाँ, कैक्टस। ठीक है, तो जितने भी जायरोफाइटिक प्लांट्स होते हैं, मतलब डेजर्ट प्लांट होते हैं जो डेजर्ट में पाए जाते हैं, उनका पत्ते बहुत ही थिक होता है। क्यों? क्योंकि उसमें एक लेयर होता है क्यूटीन का, वैक्सीन। देखो, क्यूटीन का लेयर हर पत्ते पे होगा, जो भले गर्मी में हो या ना हो, लेकिन गर्मी में होने वाला जो पेड़ होगा उसका पत्ते में क्यूटीन का लेयर थोड़ा ज्यादा होगा, थोड़ा ज्यादा होगा। एग्जांपल के तौर पर हर जानवर का देखना, हर जानवर का स्किन होता है ना, हेयर होते हैं उसमें, लेकिन जो जानवर कहां ठंडे में रहता है उसका लेयर थोड़ा मोटा होता है ना, उसका, हाँ, उसमें चर्बी थोड़ा ज्यादा भरा होता है ना, जो कि इंसुलेटर का काम करता है उधर। बात समझ में आ गया ना? तो यही चीज बोला जा रहा है और कुछ नहीं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या लिखा हुआ है। The cell of the epidermis of leaves are not continuous at the same place due to the presence of small pores called stomata। सिंपल सी बात है, कोई पूछे स्टोमाटा कहाँ होता है, तो हमेशा याद रखना स्टोमाटा जो पत्ता का नीचे वाला पार्ट होता है वहीं पर स्टोमाटा होगा, ऊपर वाले जगह पर नहीं होगा। अगर तुमको स्टोमाटा देखना है, जो कि देखना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन फिर भी अगर देखना है तो पत्ता को उल्टा कर दो, पत्ता को उल्टा कर दो, तब जाकर तुमको स्टोमाटा दिखेगा। स्टोमाटा नीचे में होता है, छोटे 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 डॉट्स होते हैं, वो छोटे छोटे डॉट्स ही स्टोमाटा कहलाते हैं। अब ये छोटे छोटे डॉट्स क्या होता है? ये छोटा छोटा डॉट्स यही धीरे धीरे हर दिन खुलता है, ओपनिंग होता है, जिसके अंदर क्या जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड जाता है। जैसे मान लो कि ये पत्ता है, ठीक है, ये पत्ता है, इस पत्ते पे ध्यान देना, ऊपर में अगर देखोगे ऊपर, तो ऊपर ना वैक्सीन लेयर होगा प्रोटीन का, जो देखने में चमकेगा, थोड़ा सा ना शाइनी अपीयरेंस होगा, समझ में आया? लेकिन अगर इसी को तुम उल्टा कर दोगे, फ्लिप कर दोगे, तो अंदर ना नीचे साइड ना रूखा रूखा होगा, रूखा दिखेगा, है ना।
और उसमें देखोगे छोटे 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 छेद होंगे, छोटे छोटे छेद होंगे, ये छोटे छोटे छेद ही ना स्टोमाटा है। सर नेकेड आप आई से बोलेगे सर दिखता है। स्टोमाटा क्या? नेकेड आई से दिख सकता है, मतलब एकदम एग्जैक्ट नहीं दिखेगा, लेकिन छोटे छोटे पोर्स दिखाई देंगे, जैसे हमारे स्किन में छोटे छोटे पोर्स होते हैं कि नहीं होते हैं, और वो दिखता है। यस सर। छोटे छोटे पोर्स हमारे बॉडी में दिखाई देता है, और वो पोर्स हमारे बॉडी में जो छोटे छोटे पोर्स क्यों है कि हमारे बॉडी के जो स्वेट है या जो सेबेसियस ग्लैंड से जो ऑयल है वो शरीर से बाहर निकल सके, जो वेस्ट मटेरियल है ऑयल के रूप में या वाटर के रूप में वो बाहर निकल जाए स्वेट यानी पसीने के रूप में। सिमिलरली प्लांट के जो लीफ होता है उसके नीचे स्टोमाटा होता है। स्टोमाटा क्या है? छोटे छोटे पोर्स हैं, होल्स हैं, बात समझ में आया, जो कि कवर्ड है गार्ड सेल से, है ना, वो बीन लाइक स्ट्रक्चर होता है। अगर इसको जूम करके देखोगे तो ये कुछ इस तरीके का होता है ना, इस तरीके का होता है, यानी अभी ये ओपन फॉर्म में है, अभी ये ओपन फॉर्म में है। तो ये जैसे ओपन होगा, ये ओपन होगा तभी इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जाएगा और फिर ये क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। सर सनलाइट ही आता है। सनलाइट यहाँ पे इसके माने ऊपर से आता है, सनलाइट तो ऊपर से मिल रहा है उसको। ये सिर्फ खुला तो ऑक्सीजन सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आया, और बंद हो गया तो कोई कुछ भी मटेरियल बाहर नहीं जा रहा। फिर ये खुलेगा तो इसके अंदर से क्या निकलेगा? ऑक्सीजन निकल जाएगा अगर एक्स्ट्रा है इसके पास। तो स्टोमाटा ही रिस्पॉन्सिबल है ऑक्सीजन यानी गैस के एक्सचेंज के लिए। गैस का जो एक्सचेंज हो रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आओ और ऑक्सीजन बाहर जाओ, वो यही करवा रहा है। कौन? स्टोमाटा। बात समझ में आ रहा है? तो स्टोमाटा का मेन फंक्शन दो होता है, एक ट्रांसपिरेशन करवाना और दूसरा एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज ऑफ गैसेस मतलब जैसे ही स्टोमाटा खुला, जैसे ही स्टोमाटा खुला, ठीक है, तो इसके अंदर क्या चला जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड अंदर की हो जाएगा, और बाहर निकलना हो तो क्या बाहर निकलेगा? ऑक्सीजन ऑक्सीजन। निकलेगा। और फिर ये बंद हो जाएगा। ये कहां होगा? प्लांट के बॉटम की तरफ, ठीक है, नीचे तरफ, ऊपर नहीं होता, ऊपर नहीं हो, क्योंकि ऊपर थिक वैक्सी लेयर है, यहां पे वही बात बोला गया है। अच्छा, अब यहां मुद्दा उठता है कि सर क्या नीचे में वैक्सी लेयर क्यूटीन का होता है? हाँ होता है, लेकिन ध्यान देना ऊपर में तो पूरा घिरा हुआ रहता है, ऊपर में पूरा रहता है, इस तरीके से पूरा वैक्सी लेयर है ऊपर में प्लांट का, प्लांट के लीफ में। लेकिन अगर मैं नीचे की बात करूं, अगर ये नीचा है, नीचे, ठीक है, अगर नीचे की बात करूं तो जहां जहां स्टोमाटा है वहां वैक्सी लेयर नहीं वहाँ है, पे नहीं होगा। ऐसा रहेगा, इसलिए वहां पर लिखा हुआ है नॉन कंटिन्यूअस। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। इस तरीके से मतलब जहां जहां स्टोमाटा है वहां पर उसको वैक्सी लेयर लग गया तो वो तो बंद हो गया ना, वो तो फ्लैप हो गया। जब इसके ऊपर हम ढक ही देंगे इसको तो फिर खुलेगा क्या? अगर ये खुल भी गया तो उसके ऊपर तो और एक कवर है, तो फिर हवा अंदर और बाहर जाएगा कैसे? बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ये चीज है, यहां पर यही बात बोला गया। ये वाला पॉइंट अगर पढ़ोगे ना तो इस पॉइंट में यही बात बोला गया। क्या लिखा हुआ? फिर से पढ़ दे रहा हूं, लिखा हुआ है, हाँ, the cell of the epidermis of leaf are not continuous at the place due to the presence of small pores। यानी ये जो वैक्सी लेयर है ना, जिसको हम लोग क्यूटीन बोल रहे हैं, ऊपर में तो पूरा कंटिन्यूअस है, यहां से लेकर यहां तक है, लेकिन नीचे में यहां से लेकर यहां तक लगातार नहीं है, कहीं कहीं छोड़ दिया गया है, कहीं कहीं छोड़ दिया गया है। तो क्यों छोड़ा गया है? इसलिए छोड़ा गया है क्योंकि वहां पर छोटे छोटे पोर्स हैं स्टोमाटा के, इसलिए, क्योंकि स्टोमाटा के ऊपर भी अगर वैक्सी लेयर लगा देते तो फिर स्टोमाटा खुलता भी अंदर साइड, अगर खुल भी जाता तो उसके ऊपर एक वैक्सी लेयर होता, तब भी जो ऑक्सीजन है और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज नहीं हो पाता। तुम लोग को समझ में आ रहा है? तुम दोनों को आ रहा है? तुमको कि तुमको नींद आ रहा है? आ रहा है ना? सभी को आ रहा है? चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या लिखा हुआ है। Each stomata is guarded with the bean-like structure called guard cell। वही बात है, ये देखो, ये जो है ना, इसको गार्ड सेल कहते हैं। क्यों गार्ड सेल कहते हैं? क्योंकि यही प्रोटेक्ट कर रहा होता है कि कब, एक तरह से समझ लेना, तुम लोग सेल पढ़े हो, चैप्टर सेल, तो समझ लेना एक तरह का ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। हम लोग सेल में पढ़े थे,
जो परमेबल मेम्ब्रेन क्या करता है, परमिट करता है भाई वही किसको अंदर आना है और किसको अंदर नहीं आना। तो ये वही है, ये उसी के जैसे काम करता है, बस इसको हम लोग गार्ड सेल बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? गार्ड सेल। और ये कैसे स्ट्रक्चर होता है? बीन लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका, ठीक है, फिगर में देखने में ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है। अब ये फूलता कैसे? अगर इसके अंदर वाटर भर जाए, वाटर भर दिया जाए तो ये फूल जाए और ये बंद हो जाए, इसको हम लोग बोलते हैं स्वेल अप। क्या बोलते हैं? स्वेल अप, ठीक है। अगर इसके अंदर, ये गार्ड सेल के अंदर पानी को ये भर ले, है ना, पानी अगर इसके अंदर भरा जाए तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्वेल अप हो गया और ये फूल जाता है इस तरीके से। देखो गार्ड सेल पहले कितना पतला था, अभी कितना हो गया? मोटा हो। तो देखो एयर इसके अंदर से, वेंट जो था पहले, वेंट देखो कितना बड़ा था, ये देखो ये वेंट है जहां से पानी, सॉरी, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन अंदर आ रहा है या बाहर जा रहा है। और गार्ड सेल पतला था, क्यों? क्योंकि इसके अंदर पानी नहीं। समझ में आया? जैसे ही इसके अंदर पानी भरे तो देखो इसका इसका देखो डिस्टेंस, और ये देखो कितना मोटा हो, यानी इसके अंदर क्या भर गया? पानी। पानी भरने के कारण ये खुल गया। बात समझ में आ रहा है? और यहां पर पानी नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है, क्या एग्जाम पूछेगा? एग्जाम पूछेगा कि बताओ कि ट्रांसपिरेशन के, सॉरी ट्रांसपिरेशन, एक्सचेंज ऑफ गैस स्टोमाटा कब नहीं करता? कब नहीं करता? जब जब गार्ड पानी सेल के फुल हो अंदर जाता है। वाटर आ जाता है। तो वाटर आ नहीं जाता, ये ले आता है। जब देखता है कि अब हमको ना ही ऑक्सीजन को बाहर निकालना है और ना ही कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेना है, तब ये क्या करता है? अपने गार्ड सेल को फुला लेता है। कैसे फुलाएगा? अपने अंदर, उस गार्ड सेल के अंदर क्या भर लेगा? वाटर फुल करता पानी है। भर ले। वाटर। हाँ, तो जैसे पानी, हाँ, जैसे पानी अंदर जाएगा तो ये स्वेल अप हो जाएगा, मोटा हो जाएगा, जिसके अंदर ये गैपिंग जो होता, अभी मैं थोड़ा बन गया है ऐसा, लेकिन ये बिल्कुल इतना नहीं बनता, ये बंद हो जाता है। एनसीईआरटी में होगा आई थिंक, ठीक है। हाँ, बहुत छोटा छोटा सर करके इस दिया, देखो। बुक में भी है 139 में। हाँ, उस बुक में भी है और इसमें 71 है। इस बुक में बहुत अच्छे से दिया हुआ है, जैसा जुबारिया बोल रही है। कहाँ पर? हाँ, ये देखो, ये देखो, ये ये बीच में गैपिंग, मैं थोड़ा सा पहले यहाँ पर दिखा देता हूँ। ये देखो, यस सर। ये देखो, पहले देख लो जल्दी से, ये देखो, ये पतला सा जो है ना, ये गैप है, और इसके जस्ट किनारे में जो है ना ब्लैक ब्लैक कलर का इस तरह का, वही हमारा गार्ड सेल। समझ में आ गार्ड रहा है? सेल। देख लो। हाँ, बोलो, क्या बोलो? ऑक्सीजन तो वैसे इसको जरूरत नहीं है। किस इसमें? टर्जर प्रेशर से, मतलब जमीन में रूट है, रूट से पानी निकला तो गार्ड सेल बोला हमको भी दे दो। प्लांट के पास गया ना, इस प्लांट, इस प्लांट लीफ के पास गया, लीफ के अंदर भी ना ये है, तो लीफ को प्लांट वाटर कहां से मिला? रूट से मिला। जब इसको मिल गया पानी, वही पानी इसके अंदर भर लिया। समझ में आ रहा है कि नहीं? और वो मिल रहा कौन सा? जिसको वैस्कुलर टिश्यू, जिसका नाम है जाइलम, जाइलम से वो मिलता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? सर फ्लोरिया एपिडर्मिस समझ में आ रहा है? फूड ही करता है। सर हाँ, फ्लोरिया फ्लोएम जो फूड होता है वो ट्रांसफर फूड को, करता है। हाँ हाँ, हाँ हाँ, पढ़िए, चलिए, तो देखते हैं अब आगे क्या। ये ना, हाँ वो लीफ है। एक बात याद रखो, मैं तुम लोग को ना थोड़ा सा ना क्रॉस सेक्शन एरिया के बारे में बता दूं। मेरे को ऐसा लगता है कि तुम लोग को ठीक से नहीं पता है क्रॉस सेक्शन एरिया होता क्या है, ठीक है। मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ। ये देखो, ये एक सिलेंडर है, ये सिलेंडर है। मैं अगर यहां पर सिलेंडर बनाऊं, ये, ठीक है, अच्छा, इसको मैं वर्टिकल काटूं, वर्टिकल, अगर ऐसे काटूं, ठीक है, और आगे से अगर देखूं तो ये कैसा दिखाई देगा? ऐसा दिखाई देगा। थोड़ा यस सर। विजुअलाइज करने की कोशिश करो। अगर मैं ऐसा काट दूं, है ना, तो अगर देखूंगा तो ये, अगर इधर से देख रहा हूं तो ये ऐसे ही तो दिख रहा है, ये वाला पार्ट इस तरीके से कर्व वाला पार्ट दिखेगा, ऐसे ही ना दिखेगा। अच्छा, अगर मैं इसको हॉरिजेंटल काट दूं तो ये हमको कैसा दिखेगा? आगे ऐसा सर्कुलर दिखेगा। विजुअलाइज नहीं कर पा रहे हो?
आगे से ना देख रहे हैं, कभी भी देखेंगे आगे से देखेंगे। खीरा देखे हो, खीरा, कुकम्बर देखे होगे। कुकम्बर को अगर हम लोग काटते हैं, इस तरीके से काटते हैं तो वो लंबा दिखाई देता है हम लोगों को। बात समझ में आ रहा है? और अगर बीच से काटें तो अगर हम लोग देखेंगे, ऐसे ना देखेंगे तो ये सिर्फ आगे Yes, नहीं वाला पार्ट दिखेगा ना। बात Yes, समझ sir. में आ रहा है? हाँ, तो इसको Yes, हम लोग sir. बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल, इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन। इसको क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन। और इसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शन। इसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शन और इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन। अंतर नहीं पता चला? ये वर्टिकल लाइन से कटा हुआ है और ये किससे कटा हुआ है? हॉरिजॉन्टल से कटा हुआ है। बात समझ में आ रहा है? हमेशा समझ, देखो यहाँ पर इसलिए हम तुम लोग को बताया ना, ताकि क्योंकि एग्जाम में यहाँ पर जितना भी फिगर बना हुआ है वो खुद ही बताया है कि लॉन्गिट्यूडनल कटा हुआ है कि वर्टिकल कटा हुआ है। बात समझ में आया? अगर लॉन्गिट्यूडनल कटा हुआ तो एलएस लिख देगा ना, तो समझ लेना कि लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन की बात कर रहा है। और अगर सीएस लिख देगा ना तो उसको कंप्यूटर से इतना समझ के क्या समझना, क्रॉस सेक्शन। तो वो इस तरीके से काटा है। बात समझ में आ रहा है? और किसी का एग्जांपल लो ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। इसको देखो, अगर मैं इसको ऊपर से काट दूं, ऊपर से काटूं, है ना, तो ये कैसा दिखाई देगा? Longitudinal center. तुम बोल दिया ना इसलिए टेढ़ा हो गया। समझ में आया? ये हो गया क्या? लॉन्गिट्यूडनल। इस तरीके से काटे तो आगे से ना ऐसे ही दिखेगा, है ना। और अगर ऐसा काट दे इधर से, है ना, तो सिर्फ इसका ये कर्व यानी ये जो सर्कुलर शेप है वो हम लोग को दिखाई देगा। ये देखो, इस ये वाला सिर्फ दिखाई देगा। बोले समझ आ रहा है कि नहीं? पक्का ना? तो लॉन्गिट्यूडनल समझ जाओगे और क्रॉस सेक्शन समझ में आ जाएगा। ठीक है, सर लास्ट लाइन एक्सप्लेन करिए ना। लास्ट लाइन किसका? यस सर, वो कलरलेस वाला। देखो यहाँ पर लास्ट में क्या लिखा हुआ है? ईच, अच्छा ये तो पता चल गया ना कि जो स्टोमाटा होता है वो घिरा होता है गार्ड सेल से, और गार्ड सेल ही रिस्पॉन्सिबल है कि कितना ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आएगा और कितना ऑक्सीजन बाहर जाएगा। ठीक है, और वो फूलता है यानी स्वेलअप होता है किसकी मदद से? पानी भर गया उसके अंदर तो स्वेलअप हो जाएगा वाटर के कारण। ठीक है, देखो उसके क्या लिखा हुआ है? These are only epidermal cell which possess chloroplast and rest bring colorless। मतलब कि जहां कहां पर होता है? ये होता है जो भी कलरफुल, जहां पर जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है ना, और उसमें ही स्टोमाटा के सेल्स पाए जाते हैं। ठीक है, वहां पर ये बहुत अच्छे से काम करता है। ठीक है, देखो यहां पर इसका देखो क्या लिखा हुआ है? लीफ क्रॉस सेक्शन। लीफ पर क्या लिया गया है? क्रॉस सेक्शन। तो सोच लो कैसे काटा गया होगा? वर्टिकल काटा गया होगा कि हॉरिजॉन्टल? हॉरिजॉन्टल काट के देखा गया तब ऐसा दिख रहा है। बात समझ में आ रहा है? तो देखो यहां पर ये देखो किनारे में एक सर्कुलर शेप दिखाई दे रहा है, ये बंडल, ये है वेस्कुलर बंडल। ये जो है ये है वेस्कुलर बंडल, यही है जाइलम और फ्लोएम। ये प्लांट का पार्ट है। अगर प्लांट के पार्ट को देखोगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा कौन सा चीज कहां पर है। ठीक है, कुछ मेन फंक्शन पढ़ा देता हूं जल्दी से। क्या लिखा हुआ देखो? द मेन फंक्शन ऑफ एपिडर्मिस टू प्रोटेक्ट द प्लांट। बार बार यही पढ़ते आ रहे हैं, अभी एपिडर्मिस के बारे में तो यही पढ़ के आए ना कि जो एपिडर्मिस सेल होता है वो प्लांट को क्या कर रहा है? प्रोटेक्ट कर रहा है। ठीक है, क्यूटिकल ये तो पूरा वही चीज हो गया, आप लोग पढ़ लीजिएगा इसको। ठीक है, सारा का सारा चीज जो पढ़ा दिया वही चीज है, तो पढ़ लेना और किसी भी तरह का डाउट है तुरंत पूछ लेना। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कॉर्क का। कॉर्क भी एक तरह का क्या है? प्रोटेक्टिव टिश्यू है। देखो क्या लिखा हुआ है? इट ऑल्डर रूट्स एंड शूट्स टिश्यू ऑफ द पेरिफेरी बिकम कॉर्क सेल एंड फाइलम सेल। मतलब जो सेल, जो प्रोटेक्टिव टिश्यू जो पुराना हो जाता है, तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है? कॉर्क में। मतलब एक तरह समझ लो कि एपिडर्मिस लिविंग है लेकिन प्रोटेक्टिव है, और जो कॉर्क है वो डेड है लेकिन लिविंग है। बात समझ में आ रहा है? कॉर्क का मतलब क्या हुआ? वुडी पार्ट। वुडी का मतलब जो लकड़ी वाला पार्ट है। कोई पेड़ ऐसा तुम लोग देखना
जब उसको हम लोग प्रेस करते हैं हल्का सा तो वो उसमें इंप्रेशन आ जाते हैं, दब जाता है। तो इसका मतलब वहां पर क्या है उसका, वो कॉर्क है। वो क्या पार्ट है? कॉर्क है। लेकिन वो कौन सा है? वो भी प्रोटेक्टिव ही है। वो भी प्लांट को क्या कर रहा है? प्रोटेक्ट कर रहा है। लेकिन उसके सेल क्या हो चुके हैं? डेड। बात समझ में आ रहा है? और जो लिविंग सेल है वो कौन है? एपिडर्मिस। एपिडर्मिस अगर होंगे तो मतलब वो प्रोटेक्टिव है और लिविंग है। बात समझ में आ रहा है? और अगर प्लांट में प्रोटेक्टिव है लेकिन डेड है तो वो क्या होंगे? कॉर्क हो जाएंगे। बात समझ में आ रहा है? बाहर वाला पार्ट जो होता है, अच्छा, हाँ हाँ हाँ, जो स्पॉन्ज, वही है कॉर्क, वही है कॉर्क। बात समझ में आया? क्या? कहां पढ़ रही हूँ? हाँ, ये देखो, डेसिडेशन का मतलब क्या होता है? जहां पर बहुत ही ज्यादा ड्राइनेस होता है, सूखा। ठीक है, सूखा हुआ जो पार्ट होता है उसी को हम लोग डेसिडेशन कहते हैं। हाँ, देखो क्या लिखा हुआ है? सेल इज मेड अप ऑफ, देखो जो कौन सा सेल? कॉर्क के जो सेल होते हैं, यानी जो कॉर्क होता है वो डेड सेल के होते हैं। कौन से सेल? डेड सेल, मतलब मरे हुए सेल के बने होते हैं। ठीक है, विथ थिक वॉल, और उसके वॉल जो होते हैं क्या होते हैं? थिक हो जाते हैं। डू नॉट हैव एनी इंट्रासेलुलर स्पेस, और उनके बीच में कोई भी इंट्रासेलुलर स्पेस नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या लिखा हुआ है? द सेल वॉल इन कॉर्क डिपोजिट वैक्सी सब्सटेंस कॉल्ड द सबरीन। अब ध्यान देना, क्या था? अभी हम लोग ये देखे कि जो एपिडर्मिस था वो अपने आप को बचाने के लिए एक वैक्सी लेयर निकाला था जिसको बोलते हैं क्यूटीन, और पूरा लेयर में बिछ गया है तो उसको क्यूटिकल बोल दिए, है ना? तो उसी तरह कॉर्क भी अपने आप को बचाने के लिए, हार्ड सब्सटेंस बनाने के अपने आप को, उसमें से एक लेयर निकल गया होता है, एक वैक्सी लेयर निकला होता है जिसको बोलते हैं सबरीन। क्या कहते हैं? सबरीन। ध्यान देना, जो एपिडर्मिस है वो एक लिविंग प्रोटेक्टिव टिश्यू है, जो वो भी प्लांट को क्या कर रहा है? बचा रहा है। और वो भी एक प्रोटेक्टिव प्लांट टिश्यू है, वो भी क्या कर रहा है? प्लांट को बचा रहा है। दोनों में अंतर क्या है? एपिडर्मिस लिविंग है, कॉर्क डेड है। अच्छा, एपिडर्मिस जो है वो अपने आप को बचाने के लिए अपने अंदर से जो वैक्सी लेयर निकालता है उसको हम लोग क्यूटिकल या क्यूटीन कहते हैं। बात समझ में आ रहा है? लेकिन जो कॉर्क है वो अपने आप को बचाने के लिए, अपने पेड़ को बचाने के लिए जो सब्सटेंस निकालता है उसको सबरीन कहते हैं। बोलो, समझ में आया कि? आ गया ना? यस सर। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या लिखा हुआ है? द सेल ऑफ कॉर्क बिकम इम्परमिएबल। ऑयली होता है। नहीं नहीं, ऑयली सर नहीं होता, ये भी सबमरीन वैक्सी होता है। सब्सटेंस होता। नहीं, ऑयली नहीं होता, ये वैक्सी होता है। वैक्सी, वैक्स के जैसा होता है। जैसे कैंडल देखियो, कैंडल, कैंडल का जो बाहर वाले लेयर को छोड़ तो कैसा दिखाई देता है? वैसा होता है। देखिए क्या लिखा हुआ है? द सेल ऑफ द कॉर्क बिकम इम्परमिएबल टू वाटर एंड गैसेस ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ सबमरीन। अब देखो, क्योंकि कॉर्क के बाहर में सबमरीन जम जाता है तो सबमरीन के कारण क्या होता है कि ना ही पानी अंदर आ पाता है ना ही पानी बाहर जा पाता है। जब पानी ना ही अंदर आया, ऑक्सीजन नहीं अंदर आया, ना बाहर गया, तो अंदर का कोई जो भी इंसान होगा वो क्या जैसे हो जाएगा? मर जाएगा। तो असलियत में यही होता है कि जो, देखो ये प्लांट है, ठीक है, अब ये प्लांट है, तो प्लांट को अगर पानी और हवा मिल रहा है ना, तब तो वो जीवित है। लेकिन अब क्या हुआ? इसके ऊपर ना सबमरीन का लेयर लग गया, सबमरीन का लेयर लग गया। ठीक है, यहां भी और यहां भी। तो क्या हुआ? तब ये होगा कि ना ही उसको पानी अंदर आ रहा है और ना ही हवा जा रहा है। पानी हवा नहीं मिलेगा तो इसके अंदर के जो सेल होंगे वो क्या हो जाएंगे? डेड हो जाएंगे। तो इसलिए जो कॉर्क होता है वो क्या हो जाता है? डेड हो जाता है। क्या फायदा ये कि प्लांट फिर भी उसको प्रोटेक्ट मिल रहा है ना। अभी प्लांट का मेन पार्ट तो यहाँ पर, ये तो हम लोग छाल की बात कर रहे हैं। जो बाहर का एकदम पार्ट होता है ना, ठीक है, जिसको हम लोग छू सकते हैं, ये तो वहां की बात हो रही है। अभी तो हम लोग अंदर को गए नहीं। फिर भी रूट से पानी जाता है। हाँ, रूट से जा रहा है पानी, सर लीफ की मदद ये से। पानी रूट से जा रहा है। हाँ, वो तो नीचे जा रहा है। ये देखो, ये मेन प्लांट का ट्रंक है, ये ट्रंक है मेन प्लांट का ट्रंक ये है। अब उसके किनारे किनारे जो लेयर होता है ना, उसके लेयर जो जमा हुआ है उसके जस्ट किनारे, जिसको हम लोग छाल बोल रहे हैं, छाल। बात समझ में आ रहा है? छाल वाला पार्ट वो है प्रोटेक्टिव। बात समझ में आ रहा है? हम लोग का जो खाना वाना जो पहुंच रहा है वो तो अंदर है, और स्किन कहाँ है? एकदम बाहरी सब्सटेंस है।
बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है, द कॉर्क सेल आर विदाउट एनी प्रोटोप्लाज्म बट आर फिल्ड विद द राइजिन एंड टेनिन। देखो इनमें प्रोटोप्लाज्म नहीं होता। अब ये प्रोटोप्लाज्म का मतलब क्या होता है, साइटोप्लाज्म में अगर सेल ऑर्गेन्स नहीं होंगे या दोनों मिलकर के होते हैं तो उनको प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। तो इसमें प्रोटोप्लाज्म नहीं होता। अब ये प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, ध्यान देना, मैं बताया था कि अगर ये सेल है, सेल में क्या होगा, न्यूक्लियस, और यहां क्या होंगे, सेल ऑर्गेनेल। सेल और अगर न्यूक्लियस और ये साइटोप्लाज्म जो दोनों जुड़ जाता है तो उसको हम लोग प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। तो क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस दोनों ऐड कर दो तो उसको क्या कह देते हैं हम लोग, प्रोटोप्लाज्म। तो इसके जो सेल होते हैं उसमें प्रोटोप्लाज्म नहीं होता, इसलिए इसमें से क्या निकलता है, क्या रिलीज होता है, यही निकलता हमारा फील्ड होता है राइजिन और टेनिन। अब ये राइजिन और टेनिन क्या होता है, इसी को यूज किया जाता है इस प्लांट को। जब हम लोग राइजिन और टेनिन यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब ये कहां पर यूज होता है, लेदर इंडस्ट्रीज में, है ना। जो लेदर इंडस्ट्रीज होता है उसमें हम लोग टेनिन को यूज करते हैं। समझ में आया, ये सब प्लांट से ही निकलता है। ये प्लांट से ही, जो हम लोग सुनते हैं ना कि प्लांट से लैटेक्स निकलता है, गम निकलता है, राइजिन निकलता है, टेनिन निकल रहा है, तो ये सब कहां से निकल रहा है, ये उसका कॉर्क से निकल रहा है। कॉर्क से ही हम लोग उसका टेनिन और राइजिन को यूज करते हैं। सबसे ज्यादा मात्रा में लेदर इंडस्ट्रीज में यूज होता है। बात समझ में आ रहा है। वैसे जहां पर पेपर बनाया जाता है वहां पर भी इसको यूज किया जाता है। बात समझ में आ रहा है। तो कॉर्क और एपिडर्मिस, इसके बारे में समझ में आया कि नहीं। तुम लोग का होमवर्क क्या होगा कि फंक्शन पढ़ना है तुम लोगों को दोनों का, ठीक है। कॉर्क का फंक्शन और एपिडर्मिस का फंक्शन। वैसे मैं सब कुछ बता ही दिया हूं, लेकिन फिर भी अगर किसी भी तरह का डाउट होगा तो नेक्स्ट क्लास में जो डाउट्स होंगे उसको लूंगा। बात समझ में आ रहा है, यानी कल की क्लास में। उसके बाद हम लोग सपोर्टिंग टिश्यू, ठीक है, उसके बाद हम लोग सपोर्टिंग टिश्यू पढ़ेंगे। फिर आज का क्लास इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। पहले हमको ये बताओ तुम लोग को समझ में आया कि नहीं आया। वालेकुम सलाम। आया समझ में। एपिडर्मिस के बारे में बताया आज और कॉर्क के बारे में बताया। दोनों प्रोटेक्टिव टिश्यू था। अंतर क्या था, एक था लिविंग और एक था डेड। बात समझ में आया। दोनों से अलग अलग बैक्टीरिया निकल रहा था, एक में क्यूटीन और एक में सबमरीन। बात समझ में आ रहा है। एक जो था वो क्यों मर गया, क्योंकि उसके अंदर ना ही ऑक्सीजन आ पा रहा है ना ही वाटर आ पा रहा है। किसके कारण, सबमरीन के कारण, है ना। सबमरीन के कारण उसके अंदर वो मटेरियल नहीं आ पा रहा है जिसके अंदर का जो सेल है वो मर चुका है। अब इसी में से क्या, जब प्रोटोप्लाज्म नहीं होता है, लेकिन ये क्या चीज से भरा पड़ा होता है, ये भरा रहता है टेनिन से, रेजिन से, यही। अब भर तो जाता है क्योंकि इसमें प्रोटोप्लाज्म नहीं है, इसके अंदर भरा हुआ क्या है, राइजिन और टेनिन। अब यही राइजिन और टेनिन हम लोग जब पेड़ को काटते हैं ना, तो यही राइजिन और टेनिन को अलग अलग जगह पर अलग अलग इंडस्ट्रीज यूज कर लेता है। तुम लोग शायद हो सकता है कि मैं इतना मोटा बना दिया ना, शायद इसलिए नहीं समझ में आ रहा है। जैसे ये मान लो प्लांट है, ये हमारा प्लांट है, ठीक है। तो ये मेन पार्ट हो गया, इसके जस्ट किनारे ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट। बात समझ में आ रहा है। यही हमारा क्या है, कॉर्क। और ये जो है ना, ये उसका बाहर वाला पार्ट जो है, उसको लेयर लगा हुआ है सबमरीन का। बात समझ में आया। लेकिन कब ये डेड हो गया, तब। लिविंग है तो ये कैसे काम करेगा, एपिडर्मिस के जैसा। बात समझ में आ रहा है। एपिडर्मिस जैसे कोई प्लांट का पार्ट है तो उसके ऊपर जो होगा वो एपिडर्मिस का काम कर रहा है, वो भी उसको क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है। दोनों प्रोटेक्ट कर रहा है। लेकिन वही बात हम बोले ना, मेरिस्टेमिक कब काम कर रहा है, जब तक लिविंग है। जब वो मर गया तो किसमें कन्वर्ट हो गया, परमानेंट में। उसी तरह जब तक लिविंग है तो कौन काम कर रहा है, एपिडर्मिस। जब मर गया तो कौन काम कर रहा है, कॉर्क। बात समझ में आया। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हाँ, कल भी 6 बजे। क्या करें, थोड़ा पीछे कर दें क्या। हाँ, टाइमिंग तो सही है, 5 दिन का बात है, मतलब ये सप्ताह तक का बात है। उसके बाद तो टाइम वही होगा, ठीक है ना। ओके, ठीक है जुबैरिया, आज का क्लास इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम।